अगर आप भी पनीर को पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए। नमस्कार, राउस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको ये ज्ञात है कि हम देश और विदेश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको एक सिलसिलेवार क्रम से एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो निश्चित रूप से आम जन को प्रभावित करता है। पनीर, आपका और मेरा, हम सब का फेवरेट पनीर, हमारे घर की रसोई का, हमारे घर के किचन का एक बेहद प्रमुख अंग है। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है। उस फैसले के तहत वो पनीर के जो हम कहें जो फर्जी व्यापार होता है, नकली पनीर बनाकर के जो बेचा जाता है, उस नकली पनीर पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्देशन में फसाई द्वारा कुछ प्रतिबंध महाराष्ट्र में लगाए गए हैं कि जो फर्जी पनीर रियल पनीर के नाम से रियल पनीर की पैकिंग में बिक रहा है, जो स्टार्च वगैरह से बनाया जाता है, उस पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? इस मामले को हम एक सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। क्या है पूरा मुद्दा? तो आप देखेंगे 200 रुपए का जो पनीर है, अब हमें नहीं पता कि वो असली है कि नकली है। हम तो असली समझकर ही घर की किचन तक ला रहे हैं और मासूम बच्चों को वही पनीर खिला रहे हैं। अगर वो असली है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नकली है तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की और हमारी खुद की सेहत पर वो नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा। तो ये असली है या नकली, इस पर पूरे महाराष्ट्र ने एक्शन लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया है। क्या महाराष्ट्र के बाद जो फूड इंडस्ट्री है वहां पर भारत सरकार या अलग अलग राज्यों में सरकारों द्वारा फूड इंडस्ट्री के मानकों पर सरकार कुछ कड़ा रुख अपनाने के लिए विचार कर रही है? इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। खबर क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या पूरे भारत में अब फूड सेफ्टी को लेकर के कोई विशेष प्रतिक्रिया भारत में सरकार द्वारा या फसाई द्वारा होने वाली है? कब की न्यूज़ है साथियों? 30 जुलाई 2026 से महाराष्ट्र में जो एनालॉजी यानी आर्टिफिशियल पनीर है जो बनाया जाता है। भाई, दो प्रकार का पनीर है। एक नेचुरल पनीर है जो दूध से बनाया जाता है, मिल्क से बनाया जाता है। एक होता है आर्टिफिशियल पनीर जो बहुत सारे स्टार्च वगैरह इन चीज़ों से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीकों से तैयार किया जाता है। सरकार ने उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया, यानी जो आर्टिफिशियल पनीर है उसका निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है, उसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया है, परिवहन पे प्रतिबंध लगा दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो आर्टिफिशियल पनीर है, जो नॉन डेयरी पनीर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है और ये 30 जुलाई को उठाया है कि भैया आप जो आर्टिफिशियल पनीर की ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। आर्टिफिशियल पनीर जो है ये बेसिकली दूध से बनाया जाता है। मतलब मैं जो हम रियल पनीर देखते हैं, नेचुरल पनीर देखते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल पनीर है, ये काय से बनाया जाता है साथियों? दूध से बनाया जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल पनीर है ये दूध से नहीं बनाया जाता। ये काय से बनाया जाता है? ये वेजिटेबल फैट, जो सब्जियों का हमको बसा दिखता है उससे, स्टार्च और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमको दिखाई पड़ते हैं, उनसे बनाया जाता है। क्या? नकली पनीर। ये मार्केट में आता है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को नेगेटिव फॉर्म में इंपैक्ट करता है, स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। देखने में बिल्कुल एज इट इज पनीर जैसा लगता है, उसी लालच में हम ले आते हैं और बच्चों को, खुद को, फैमिली को खिलाते हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर, हमारे हृदय पर, किडनियों पर, हमारे पूरे तंत्र पर, शरीर के तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो यहां पर क्या कहानी है कि जो रियल पनीर, जो डेयरी प्रोडक्ट है, और दूसरा आर्टिफिशियल पनीर जो है ये कैसा है? स्टार्च, इंग्रेडिएंट्स, इन सारी चीजों से इसका क्या होता है? निर्माण हमको दिखाई देता है। अब यहाँ समस्या क्या है? समस्या कंज्यूमर के लिए है, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो पनीर के ग्राहक हैं, जो पनीर पसंद करते हैं, उनके लिए एक समस्या हमको दिखती है कि सर असली पनीर और नकली पनीर को पहचाने कैसे? क्यों? एक तरफ है आर्टिफिशियल पनीर, ट्रेडिशनल पनीर, जो कि किससे बनाया जाता है साथियों? दूध से बनाया जाता है। अच्छा,
दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल ट्रेडिशनल पनीर दूध से बनाया जाता है, दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल पनीर जो कृत्रिम तरीकों से बनाया जाता है, फर्जी पनीर जिसको बोल सकते हैं हम। तो अब ग्राहकों के समक्ष चुनौती ये है, क्योंकि ये दोनों पनीर देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, तो ग्राहक उसको कैसे पहचाने। ग्राहकों की सही समस्या यही है कि भैया कैसे पहचाने हम इसको। तो क्या जो लेबल में पैकिंग कर रहे हैं हम पनीर की, असली पनीर और नकली पनीर की, क्या असली पनीर का पैकेट है उस पर लिखा है कि असली है, क्या नकली पनीर के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगर ये पैकेट पे हम जानकारी दे दें तो ठीक है भैया कि आप अपनी मर्जी से खरीद रहे हो, लेकिन जो नकली पनीर है उसकी पैकिंग भी उन्हीं मानकों पे की जाती है जो कि ट्रेडिशनल पनीर की करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो नकली पनीर है, आर्टिफिशियल पनीर है, उसकी पैकिंग पे बताया ही नहीं जाता कि ये असली पनीर है साथियों। तो सबसे बड़ी चिंता सिर्फ क्या है साथियों, आर्टिफिशियल पनीर का होना नहीं है, है ना। असली समस्या है कि क्या कंज्यूमर को उपभोक्ताओं को साफ साफ बताया जा रहा है कि वह असली पनीर खरीद रहे हैं या नकली पनीर, यानी क्या उनको गुमराह किया जा रहा है, असली पनीर बोल करके नकली पनीर बेचा जा रहा है। मेन समस्या ये है, सरकार इस समस्या को पर नकेल कसना चाहती है। सरकार पनीर के पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। फूड, इससे क्या हो रहा है, हम नकली पनीर खा रहे हैं तो हमारे फूड सेफ्टी पर क्या आ रहा है साथियों, खतरा आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे निश्चित रूप से ये हमारे शरीर के अनेक अंगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके लिए है महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी अथॉरिटीज की जांच के दौरान बड़ी संख्या में सैंपल्स स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाए गए, यानी जो मानक सरकार ने पनीर के तय किए हैं, नकली पनीर उन मानकों के पूरा नहीं कर पा रहा है, उन मानकों की जो जरूरतें हैं, जो मानक हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा इतना सख्त कदम उठाया गया और नकली पनीर पर क्या लगा दिया गया साथियों, प्रतिबंध वहां पर लगा दिया गया। एक जरूरी बात यह है कि जो आर्टिफिशियल पनीर है ये हमेशा ही जहरीला होता है। अच्छा, कब होता है? समस्या तब शुरू होती है जब भाई अगर नकली पनीर की पैकिंग पर हम लिख दें कि नकली है, किन चीजों से इसका निर्माण हो रहा है, तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या कहां शुरू होती है कि गलत लेवल से पैकिंग हो। नकली पनीर यानी जो आर्टिफिशियल पनीर है उस पर भी हमको ये लिखा हुआ दिख रहा है कि भैया ये असली है, तो गलत प्रकार की लेबलिंग हो जाए, कंज्यूमर को जानकारी ना दी जाए कि ये असली है कि नहीं है, ये जानकारी नहीं दी जा रही है, ये समस्या है। प्रोडक्ट अनसेफ हो, है ना, तो समस्या है। और डेयरी पनीर के नाम पर बेचा जाए कि भैया डेयरी का जो प्रोडक्ट है, दूध का प्रोडक्ट है, इस नाम से अगर बेचा जा रहा है तो फिर ये क्या है साथियों, समस्या है। यहां पर मुद्दा है क्या, एक तो सेफ्टी का है और एक ट्रांसपेरेंसी का है। कंज्यूमर को असली बात बताई ही नहीं जा रही है, और जब असली बात नहीं बताई जा रही है इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पे कंज्यूमर को क्या होने लगी है, कुछ समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं। एक तो उनका स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि उनको भ्रम में रख करके असली बोल करके नकली चीज थमाई जा रही है जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कुल मिला के इतना मुद्दा हमको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, नकली पनीर का इस्तेमाल करते क्यों हैं? पहली बात तो जाहिर सी बात है साथियों, असली पनीर बनाएंगे तो दूध से बनेगा, और थोड़ा सा पनीर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिल्क चाहिए होता है। तो मिल्क, इस नकली पनीर की तुलना में मिल्क जो होता है या मिल्क से बनाया हुआ पनीर जो होता है उसकी लागत अधिक होती है। मतलब साफ है कि असली पनीर बनाने में हमको दूध की कॉस्ट, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए पड़ती है, यानी कि ट्रेडिशनल पनीर, असली पनीर जो है महंगा पड़ता है। इसकी तुलना में नकली पनीर जो है हम सस्ता बना लेते हैं, है ना, लागत उसकी कम होती है तो उस पर मार्जिन ज़्यादा होता है, आसानी से हम मार्जिन उस पर के कमा लेते हैं, तो कम लागत होती है इसलिए बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है साथियों, रेस्टोरेंट में, कैटरिंग्स में, फूड बिजनेस में, स्ट्रीट फूड्स में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। क्यों? इनका उद्देश्य क्या है, चाहे रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग्स हो, फूड बिजनेस हो, स्ट्रीट फूड हो, ये क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमाएं हम। ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन तो कमा लोगे कैसे, कि नकली पनीर ले आओ आप, कम मार्जिन का है, कम लागत का है, ला करके बेच दो, तो उनको तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनके हेल्थ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको दिखाई देता है। यहाँ पे क्या देखा गया साथियों, इसका एक बड़ा कारण है, इकोनॉमिक कारण है कि भैया लागत बच जाएगी तो हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, मार्जिन बढ़ जाएगा।
पैसा बच जाएगा। ये मुख्य कारण है जिसके कारण जो नकली पनीर है ये मार्केट में हमको बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप समझे होंगे। इस पर इसका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था? भाई नकली पनीर था मार्केट में तो कंज्यूमर खरीदते थे, स्ट्रीट फूड पे खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में कैटरिंग्स में खाना खाते थे, है ना। तो इससे क्या होता था? निश्चित रूप से उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो अब सरकार ने जो नकली पनीर है, आर्टिफिशियल पनीर है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो निश्चित रूप से डेयरी पनीर की डिमांड बढ़ सकती है और महंगा ये हो सकता है, क्योंकि डेयरी पनीर की डिमांड बढ़ेगी तो वही हमारी कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई का। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमें क्या बढ़ेंगे? प्राइस इसके ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगे। इनपुट कॉस्ट यहां पे बढ़ सकती है, रेस्टोरेंट फूड की कीमत बढ़ सकती है, और रेस्टोरेंट फूड की कीमत बढ़ेगी तो दबाव किसकी जेब पे पड़ेगा? आम कंज्यूमर की जेब पर पे पड़ेगा। लेकिन हेल्थ की गुणवत्ता जो है, हम कहें कि खाने की जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी, वो ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? एक तो हमको हेल्थ का फायदा होगा कि भैया अनहेल्दी जो खाना खिला रहे थे वो नहीं खिलाया जाएगा। दूसरा, एक जो समस्या आ रही है ट्रांसपेरेंसी की, तो यहां से ट्रांसपेरेंसी की समस्या का हमको समाधान हो जाएगा। यानी जो भ्रम में रखा जा रहा था, असली बोल करके नकली सामान बेचा जा रहा था, उस समस्या से हमको क्या मिल जाएगा साथियों? निदान मिलने की संभावना यहां पे हमको दिख रही है। क्या पूरे भारत में नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है साथियों? ये कोई ऑफिशियल नहीं है, केवल महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये कदम उठाया है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे गुजरात, छत्तीसगढ़, यहां भी क्या हो रहा है साथियों? जो हमारा आर्टिफिशियल पनीर है उस पर, उसके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है। मतलब कुल मिला के पहला राज्य महाराष्ट्र हुआ, इसके बाद गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी आर्टिफिशियल पनीर के विरुद्ध में प्रक्रिया मतलब कार्यवाहियां हुई हैं। बाकी राज्य भी अब यही रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि फूड सेफ्टी हमको जो फंसाई हमारी संस्था है, फूड सेफ्टी जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता है सरकारों की। सरकारें ऐसा दावा करती हैं, तो निश्चित रूप से इन 3 राज्यों के बाद आगे के राज्यों में भी ये प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी, है ना, हम कहें कि जो नॉन स्टैंडर्ड डेयरी प्रोडक्ट हैं, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जो खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, उनको सीमित करने के लिए ये व्यवस्था महाराष्ट्र के बाद गुजरात और छत्तीसगढ़ में अपनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे सरकारें निश्चित रूप से फूड सेफ्टी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो यहां पे नेशनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? फूड सेफ्टी पर सख्ती हमको दिखाई देगी, रेस्टोरेंट की लागत बढ़ सकती है, डेयरी पनीर की डिमांड बढ़ सकती है, फूड लेवलिंग की जांच बढ़ सकती है, अलग अलग रेस्टोरेंट वगैरह, कैटरिंग्स वगैरह, उन पे छापे पड़ सकते हैं जांच के लिए। कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ावा मिल सकता है। यानी क्लियर सी बात है कि जो लेवलिंग, जो प्रोडक्ट उसमें है वही लेवलिंग आपको करनी पड़ेगी, यानी जो लिखा है वही आपको परोसा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार बड़े स्तर पे फूड सेफ्टी के लिए लागू करने का प्रयास यहां पे कर रही है। तो यहां पे कंज्यूमरों के लिए अलर्ट है कि भैया आपको पैकेट खरीदते समय आपको देखना है कि प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, प्रोडक्ट का नेम तो सही है, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दी है, फसाई की डिटेल है कि नहीं है, और बहुत कम कीमत हो तो आप सावधान होकर के देखें कि भैया इस प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम क्यों है, फर्जी तो नहीं है। ये कंज्यूमर को इन चीजों का ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट में पूछें डेयरी पनीर है या नकली पनीर तो नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने डेयरी पनीर बोल करके आर्टिफिशियल पनीर दिया है तो निश्चित रूप से वो फसाई के कटघरे में खड़े हुए मिलेंगे, यानी फूड सेफ्टी का उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगेगा। तो आप ये सुनिश्चित करें पहले कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो उस दुकानदार जो भी आपको सप्लाई कर रहा है उससे पूछें कि ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। ये आपको यहाँ पे ग्राहकों के लिए विशेष दिशा निर्देश के रूप में याद रखने होंगे। अब फैसला जनता का है कि क्या पूरे भारत में नकली पनीर को प्रतिबंधित करना चाहिए, यानी स्ट्रेट टेस्टिंग या प्रॉपर लेबलिंग ही पर्याय है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हम या सरकारें, भाई दोनों पक्ष आपको सोचने हैं। कॉस्ट का, एक तो अगर आप हेल्थ का सोचेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, जेब पे प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों प्रकार से सोचने हैं। अगर जनता सरकार पे दबाव बनाएगी, सरकार को निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। यानी फूड सेफ्टी का विकल्प आपको चुनना है या सस्ता विकल्प चुनना है। मतलब सीधी बात है, अगर आपको पैसा देखना है तो सस्ता पनीर चलने दो, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य या फूड सेफ्टी देखनी है तो आप क्या चुनो साथियों? असली पनीर को चुनो। ये 2 विकल्प हैं आपके पास, अब विकल्प आपको चुनना है कि आप इसमें क्या चुनते हैं। क्वेश्चन मार्क आपके लिए है साथियों।
आप क्या चाहते हैं कि सरकार नकली पनीर पे कंप्लीटली बैन लगाए या केवल लेवलिंग या ट्रांसपेरेंसी बोल करके ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने का प्रयास करे? इस राय को, अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फेक पनीर पर बैन लगा दिया है, पनीर के नाम पर क्या लिखा है या क्या नहीं, ये हमको कुल मिला के यहाँ पे देखने का प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, राउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस आपको दिखाई देते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए 1 ईयर यूपीएससी बैच मंतव्य प्रोग्राम के नाम से है। यहाँ आपको 1 ईयर में पूरा सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कराया जाएगा। इसके साथ अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास साथियों संपूर्ण बैच है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी बेसिक से लेकर के कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सिद्धि बैच हमारे पास है। अगर आप स्टेट पीसीएस अर्थात मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं हमारे यहाँ, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, 1 ईयर का प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो हमारे पास एमपीपीएससी 1 ईयर बैच है। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जाएगा। इसके साथ अगर आप एमपीपीएससी संपूर्ण बैच से जुड़ते हैं तो आपके लिए साथियों ध्यान रखिएगा 2 ईयर प्रोग्राम भी है। इसमें आप प्री मेंस इंटरव्यू और मेंटरशिप की सारी व्यवस्था आपके लिए कराई जाएगी। इसमें 1 साल में आपको एनसीईआरटी बेसिक की तैयारी कराई जाएगी और दूसरे साल में कंप्लीट सिलेबस आपको एमपीपीएससी का कराया जाएगा। साथ में एमपीपीएससी सिद्धि बैच से अगर आप जुड़ेंगे तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें पहले 1 साल में आपको फाउंडेशन एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, सेकेंड ईयर में प्रॉपर मेंस की तैयारी आपको कराई जाएगी और लास्ट ईयर में प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की तैयारी आपकी कराई जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यदि आप एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपने पसंद का कोई भी कोर्स लेकर के राउस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और सेशन से जुड़ने के लिए, देखने के लिए आप राउस एकेडमी के चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।